आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ नंबर 9, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। ये हमारे आज के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। परिचय: इनका जन्म हुआ है 1941 देवरिया उत्तर प्रदेश में। ये जाने माने कवि, लेखक, आलोचक और संपादक हैं गद्य संबंधी। प्रस्तुत साक्षात्कार में, साक्षात्कार यानी कि मुलाकात, जिसे इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं, तो इस इंटरव्यू में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तात्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। यानी आज यहाँ पे एक लेखक दूसरे लेखक नागर जी का इंटरव्यू ले रहा है और उनकी लाइफ के बारे में उनसे पूछ रहा है। तिवारी जी यानी कि हमारे आज के लेखक: नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के एक आरंभ काल की ओर ले जाना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया, उस समय का साहित्यिक माहौल कैसा था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? तो यहाँ माना जाता है जो हमारे आज के लेखक हैं तिवारी जी, वो नागर जी के घर जाते हैं। इनका पूरा नाम है अमृतलाल नागर। इनके यहाँ जाकर वो उनका इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं कि जब आप साहित्यिक माहौल में आए, यानी जब आपने लिखना शुरू किया, तो उस समय कैसा माहौल था? आप अपने लाइफ के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। नागर जी: लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविता ज्यादा पढ़ी। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने स्नेही जी और अयोध्या सिंह उपाध्याय की किताबें पढ़ी हैं। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था, ये एक नॉवेल का नाम है। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह। पितामह का अर्थ होता है दादाजी। पत्रिका यानी कि न्यूज़पेपर, एक सरस्वती और दूसरा गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद जी का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े, शरद चंद्र को बाद में। इन्होंने कुछ लेखकों और कवियों का नाम लिया है। ये जो पहला तस्वीर आपको दिख रहा है, ये स्नेही जी हैं, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, ये हमारे प्रेमचंद जी हैं, ये हमारे बोला जाता है कि बंकिम जी हैं, कौशिक जी हैं, ये बंकिम जी हैं और ये शरद चंद्र जी हैं। तो इस तरह लेखक ने, यानी कि नागर जी ने लेखक को बताया कि उन्होंने काफी सारे लोगों का जो किताब है, यानी कि कविताएं हैं, पाठ है, उन्होंने पढ़ा है। तो उन्होंने स्नेही जी का नाम लिया, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का नाम लिया, उसके बाद उन्होंने प्रेमचंद जी का नाम लिया, फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने कौशिक जी का भी पढ़ा हुआ है, फिर बंकिम जी का उन्होंने पढ़ा है, और लास्ट में उन्होंने बताया कि शरद चंद्र को उन्होंने सबसे लास्ट में पढ़ा। इस तरह से कुल मिलाकर उन्होंने 6 लोगों का यहाँ नाम बताया कि इनकी किताबें उन्होंने अपने जीवन काल में पढ़ी है। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। ये जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है हमारे प्रभात कुमार जी। इनका उन्होंने एक फेमस नॉवेल पढ़ा था देशी और विलायती, जो 1930 में पढ़ा था। फिर उन्होंने कहा कि मैंने आनंद मठ एक उपन्यास है वो भी पढ़ा, और साथ ही देवी चौधरानी नाम का एक उपन्यास है वो भी पढ़ा। उपन्यास का इंग्लिश में मीनिंग होता है नॉवेल। तो इस तरह से हमारे नागर जी ने लेखक को बताया कि उन्होंने कई लोगों के जो उपन्यास है वो पढ़ डाले हैं। तिवारी जी: क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? नागर जी: नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। तो लेखक ने बताया कि उन्हें केवल आनंद था पढ़ने का, इसीलिए वो पढ़ा करते थे। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928-1929 में। लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी, कबलों कहो लाठी खाए। इसे ही लेखन का आरंभ मानिए। ये देखिए, तो हमारे नागर जी लेखक को बताते हैं कि जिस वक्त साइमन कमीशन का आंदोलन चल रहा था बहिष्कार का, उसी समय उनके मन में कविता निकली थी। कविता का नाम था कबलों कहो लाठी खाए। तो ये नाम का उन्होंने कविता लिख डाली थी जब साइमन कमीशन का बहिष्कार हो रहा था। तिवारी जी: इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? तो नागर जी ने उत्तर दिया, नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे।
1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने लिखने में। तो यहाँ हमारे लेखक नागर जी से कहते हैं कि आप राजनीति में क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि नहीं जा सकता था, क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं वो सरकारी कर्मचारी थे, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर थे। अब उन्होंने कहा कि इसके बाद मेरी पढ़ने लिखने में रुचि बढ़ने लगी, लेकिन मेरी और साथ ही उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यों में भी, यानी सोशल वर्क में भी उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन। तो अपशकुन नाम की कहानी नागर जी की 1933 में छपी थी। तुम्हारे गोरखपुर के मनन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद हृदय थे जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। तो जिस समय लेखक ने 1933 में अपशकुन लिखा था, उस समय दो और महान लेखक थे, एक थे मनन द्विवेदी, दूसरे थे चंडी प्रसाद हृदय जी। तिवारी जी, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी, हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका, वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझ पर भी गांधी जी का व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा है, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे आंदोलन में भाग लेने से मना किया था। तिवारी जी, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? नागर जी, वह तो अपने समाज से ही उभरी है। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वह किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इससे मुझे बहुत प्रभावित किया। तो कहा जाता है कि गरीबों को जो उनके पिताजी मदद किया करते थे, और पिताजी का यह सब देखकर कि वो गरीबों को कैसे मदद करते हैं, हमारे नागर जी को भी प्रेरणा मिली और उन्होंने प्रायश्चित नाम की एक कहानी लिख डाली। तो जैसे जिस इंसान के माता पिता अच्छे कर्म करते हैं, तो बच्चा बचपन से माता पिता को कर्म करते देखता है और अपने आप बच्चे में वो अच्छे कर्म आ जाते हैं। जिनके माँ बाप अच्छे कर्म नहीं करते हैं, उन बच्चों में कभी भी अच्छा कर्म करने की सीख नहीं आती है। तिवारी जी, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पे प्रभाव पड़ा? नागर जी, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बम कांड हो चुका था। 1921 से आंदोलन तेज हो गए। तो उन्होंने कहा कि उस समय काकोरी बम कांड हुआ था, 1921 से आंदोलन और भी तेज हो गया था। ये तीनों जो थे, तीनों शहीद जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने ही काकोरी बम कांड में इनका हाथ था और हिस्सा लिया था, और शहीद भी बेचारे हो गए। तिवारी जी, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी, आरंभिक असर है, थोड़ा जरूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी। ये देखिए, उन्होंने बताया कि हाँ, आर्य समाज का भी मुझ पे काफी असर हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि 1933 में वो जवाहरलाल नेहरू से मिले। उस समय उनकी माँ, ये जवाहरलाल नेहरू जी की माँ है स्वरूपा रानी, ये उस समय मेडिकल कॉलेज में काम किया करती थी, और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहां दाखिल हुआ, यानी उसी मेडिकल कॉलेज में नागर जी का भाई भी गया। नेहरू जी जेल में थे, और नेहरू जी उस समय जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई नहीं आता था। ये हमारे नेहरू जी हैं जो जेल में थे, और जब बेटा जेल में था तो जो माँ है यानी कि नेहरू जी की, उनके पास सिर्फ कुछ कश्मीरी लोग ही मिलने के लिए आया जाया करते थे। मैं उनकी माताजी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वहीं भेंट हुई, तो प्रायः होती रही। उनसे खूब बातें होती थी हर दिन। तो माना जाता है कि जो हमारे नागर जी हैं, उनके जो छोटे भाई हैं वो भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं, जहां पर नेहरू जी की माताजी ऑलरेडी वहां कार्यरत थी। तो इस तरह नेहरू जी की माताजी से रोज उनकी भेंट होने लगी, और जब नेहरू जी जेल से आए तो हमारे नागर जी ने उनसे भी रोजाना मुलाकात करनी शुरू कर दी थी। तिवारी जी, आपका पहला उपन्यास कौन सा था? नागर जी, पहला उपन्यास लिखा 1944 में महाकाल, जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। ये देखिए, नॉवेल का मतलब होता है ये मोटी मोटी जो किताबें होते हैं जो राइटर्स लिखा करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले 1944 में महाकाल नाम का एक उपन्यास लिखा। ठीक है,
लेकिन ये उपन्यास 1944 में न छपकर कब छपा था? 1946 यानी कि 1946 में छपा था। तिवारी जी, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? नागर जी, हाँ। तिवारी जी, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क में रहे? तो माना जाता है कि जो महाकाल के नाम पे 1944 में उपन्यास लिखा गया था, वो 1946 में महाकाल नाम से छपकर भूख नाम से मार्केट में छपकर आती है। तो इस तरह से यहाँ पे नागर जी ने बताया कि वो काफी सारे उपन्यास लिखा करते। रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद किशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। तो इतने लेखकों के नाम नागर जी को याद आए। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे, वह अजानुबाहु थे। अजानुबाहु का मतलब होता है जिस व्यक्ति के हाथ घुटने तक पहुंचते हो, यानी बड़ा अजीब सा इंसान। ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जालियांवाला बाग की खूनी मिट्टी हमेशा अपने साथ रखते थे। 1931 से 37 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। ये देखिए, ये हमारे जगन्नाथ जी हैं, ये हमारे किशोरीलाल जी हैं, और मान के चलेंगे ये हमारे माधोलाल जी हैं, जो ढीला कुर्ता पहनते थे, माधोलाल शुक्ल जी, और हमेशा अपनी जेब में जालियांवाला बाग का जो खून से सनी हुई लोगों की मिट्टी थी, वो मिट्टी वो हमेशा रखते थे। फिर लेखक को नागर जी ये भी बताते हैं कि वो शरद चंद्र जी के गांव भी जाकर आ चुके हैं। तिवारी जी, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? नागर जी, तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया, घुट्टी यानी दवा जो छोटे बच्चों को पिलाई जाती है। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझसे पढ़वा कर सुनते थे, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। ये हमारे तुलसीदास जी हैं। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस ये ग्रंथ हमेशा हमारे नागर जी पढ़ा करते थे, अपने पापा को सुनाया करते थे। और जैसे यहाँ पे गुरु शिष्य को श्लोक और वेदों की पढ़ाई सिखा रहे हैं, उसी तरह हमारे जो नागर जी हैं, उनके जो पिता हैं, उनको श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे, यानी कि मंत्र याद करवाते थे। तिवारी जी, नागर जी, आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया। खंजन नयन एक बुक का नाम है, क्या इन पर आपका विश्वास है? नागर जी, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। नेत्रहीन यानी जो जिनकी आंखें नहीं होती, उनकी भविष्यवाणियां कभी कभी बहुत सच होती हैं। सुर पंचशती के अवसर पर काफी विवाद चला। यह भी किताब का नाम है। सुर जन्माद थे या नहीं, सवाल यह है कि कौन देखता है। जन्माद का अर्थ होता है जन्म से अंधे। आंख या मन, आंख माध्यम है, देखने वाला मन है। तो माना जाता है ये सूरदास जी हैं, ये जन्म से जन्माद थे यानी कि अंधे थे। हमारे लेखक ने और एक बुक लिखी थी इन पर, खंजन नयन, यानी लेखक हमारे जो नागर जी हैं उन्होंने, और उनका मानना था नागर जी का कि आंख सिर्फ एक माध्यम है, देखने का काम तो हमारा मन करता है। तो कभी कभी आंखों देखी बातें भी गलत हो जाती है। तिवारी जी, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? सार्थकता यानी कि उपयोगिता। नागर जी, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। प्रतिक्रियाओं का मतलब होता है असर, यानी हमारे नागर जी लेखक को बताते हैं कि जी हाँ, मैं जो भी लिखता हूँ उसकी जांच पड़ताल भी करता हूँ, इसीलिए वजह से मेरे पास काफी खत आते हैं, और खतों के द्वारा मुझे ये पता चलता है कि मेरा लिखा गया पाठ या उपन्यास लोगों को कितना पसंद है और कितना नहीं पसंद आ रहा है। तिवारी जी, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? नागर जी, अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी, उसे बहुत प्यार करता हूँ, वह है रामविलास शर्मा जी। तो ये है रामविलास शर्मा जी। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का, ये प्रभात कुमार मुखोपाध्याय हैं, ये पहले भी आ चुके हैं। देशी और विदेशी अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूंगा। इन्होंने एक बुक लिखी थी देशी और विलायती। तो उनका मानना है नागर जी का कि इनकी ये बुक अगर दोबारा मिले तो वो दोबारा पढ़ना चाहेंगे। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र हैं उनकी कहानियों में। टॉल्स्टॉय, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये विदेशी राइटर्स यानी लेखक हैं टॉल्स्टॉय जी, और चेखोव की रचनाएं भी मुझे बहुत पसंद है। और ये हमारे चेखोव जी। इस तरह से हमारे नागर जी को
भारतीयों के साथ साथ विदेशी जो लेखक हैं उनकी भी लिखी गई किताबें पढ़ना काफी पसंद है। तिवारी जी, नागर जी आपने भ्रमण तो काफी किया है। भ्रमण का मतलब होता है घूमना। नागर जी, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का, पेशावर से कन्याकुमारी तक। ये देखिए, ये पेशावर है और यहाँ पे है लास्ट में कन्याकुमारी। तो पूरा ऊपर से लेकर यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक उन्होंने भ्रमण किया हुआ है। साथ ही बंगाल से कश्मीर तक, तो उन्होंने कहा कि मैं बंगाल से कश्मीर तक भी घूमा हूं। तो ये है अपना कश्मीर और ये जो पिंक वाला पार्ट है ये है बंगाल। तो यहाँ से यहाँ तक भी उन्होंने यात्रा की हुई है। फिर वो कहते हैं इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मुझे बहुत से कैरेक्टर यानी कि चरित्र देखने को मिले और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। मनोविज्ञान का मतलब होता है उनका दिमाग पढ़ना। तो हमारे नागर जी ने लेखक को बताया कि मैंने पूरे भारत में भ्रमण किया है और हर जगह जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंसानों का दिमाग आसानी से पढ़ सकता हूँ। तिवारी जी, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। नागर जी, हाँ बहुत। पत्रों का संग्रह भी काफी है लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल, ये भी नॉवेल का नाम है, के लिए मुझे बहुत से लोगों से मिलना जुलना पड़ा। संकलन का मतलब होता है जमा करना। ये देखिए, नागर जी ने लेखक को बताया कि उन्होंने बहुत सारे पत्रों का संकलन किया है यानी कि पत्रों को जोड़कर रखा है। काफी लोगों से वो मिले हैं और मिलजुल कर ही वो हमेशा अपने जो उपन्यास है वो लिखा करते हैं। तो वो हर जाति और धर्म के लोगों से मिल चुके हैं, ऐसा उनका मानना है। तिवारी जी, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। नागर जी, हाँ, बहुत करना पड़ा है। नाचियो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। तो नागर जी ने और एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है नाचो बहुत गोपाल और इसके लिए इन्होंने सफाई कर्मचारी यानी जो झाड़ू मारने वाले लोग होते हैं उनकी बस्तियों में जाकर इन्होंने उनका जो रहन सहन है उसका अध्ययन किया था। तिवारी जी, नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? नागर जी, हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ता है। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सकता है। ये देखिए, मन का मतलब होता है अपना माइंड। तो हमारे नागर जी का मानना है कि माइंड कहीं कहाँ भी हम ले जा सकते हैं यानी कि इंसान की सोच को हम सीमित नहीं कर सकते हैं और हमारा जो आत्मा है यानी कि जो प्राण है वो हमारे मन के ही कंट्रोल में होना चाहिए। तिवारी जी, सुर में आपने मन को ही पकड़ा है। नागर जी, हाँ, सुर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंस्टीट्यूट आई बनेगी। इंस्टीट्यूट आइट का मतलब होता है सहज नेत्र। यानी जो सूरदास जी थे उनका मानना था कि जब इंसान इस तरह से बैठता है और भगवान में ध्यान लगाता है तो आंखें हो ना हो वो आसानी से हर चीजों को देख लेता है। तिवारी जी, नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। नागर जी, स्वास्थ्य ठीक है मेरा। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन सी आ गई थी लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और कोई चारा नहीं है। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं मैं लिखता रहूं। इस तरह अंत में हमारे जो लेखक हैं तिवारी जी, मान के चलेंगे तिवारी जी है। तो तिवारी जी ने नागर जी से कहा कि आपका काफी समय ले लिया। तो नागर जी कहते हैं कि मेरी पत्नी की मौत के बाद अब मेरे पास कोई दूसरा काम बचा ही नहीं है, इसीलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जब तक मैं जिंदा रहूं मैं सिर्फ लिखता रहूं। तो इस तरह इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारे नागर जी हैं आज बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं किंतु बूढ़े होने के बावजूद उन्होंने अभी तक अपना कर्म करना नहीं छोड़ा। निरंतर वो अभ्यास करते हैं, निरंतर वो कर्म करते हैं। तो इनसे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ये हमारे स्वाध्याय। यहाँ लेखक का नाम है स्नेही जी और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी।
और पत्रिकाओं का नाम है सरस्वती और गृहलक्ष्मी। कोष्टक में आपको यहाँ पे वर्गीकरण करके जोड़ियां अलग अलग करनी है। कहानी है अपशकुन और प्रायश्चित। उपन्यास में आएगा खंजर नयन, नाचो बहुत गोपाल और महाकाल। कविता में आएगी कब लो कहो लाठी खाए, और लास्ट में आएगा गदर के फूल। नागर जी के समकालीन साहित्यकार तो जगन्नाथ दास रत्नाकर थे और माधव शुक्ल थे, शरत चंद्र जी थे और प्रेमचंद्र जी थे। आलोचक का नाम है समीक्षा करना और रचनाकार का काम है रचना करना। नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक तो टॉल्स्टॉय और चेखव जी थे। ये आपके जोड़ियां मिलाओ है, ये आपके आंसर है जोड़ियां मिलाओ का। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।